कक्षा 12 इतिहास के ईंटें, मनके और अस्थियां नामक पाठ का ये दूसरा वीडियो है। इसमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को शामिल किया गया है। बच्चों, इसके पहले मैंने आपको कुल 15 प्रश्न हल कराए थे, जिसमें बहुत सारे प्रश्न कवर हुए थे, लगभग 50-60 प्रश्न बन गए थे। इसी प्रकार से मैं कुछ और प्रश्न आपको हल करा रहा हूँ। और आज का मेरा पहला प्रश्न है, जो कि इस क्रम में 16वां प्रश्न है, कि बाट का प्रयोग किस लिए किया जाता था। बाट का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में आभूषण और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था, क्योंकि उस समय जो व्यवस्था थी उसमें वस्तुओं के द्वारा आदान प्रदान किया जाता था। तो बाट का प्रयोग जो है वो आभूषण और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बाट किस पत्थर से बनाए जाते थे। बाट चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। और ये जो बाट होते थे वो घनाकार होते थे। और हमें जो है धातु से बना हुआ तराजू भी मिला हुआ है, उसके पलड़े भी मिले हुए हैं। तो बाट का प्रयोग जो कि मनकों को और आभूषणों को तौलने के लिए किया जाता था, ये चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। चलिए देखते हैं इस क्रम में हम अगला प्रश्न। शिल्प उत्पादन का प्रमुख स्थल कौन सा था। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, इसी से संबंधित एक प्रश्न था। तो शिल्प उत्पादन का प्रमुख स्थल चन्हूदड़ो था, क्योंकि चन्हूदड़ो में हमको मनके, सीप, अस्थियां व मुद्राएं बनाने के बहुत सारे सामान मिले। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि चन्हूदड़ो ही जो है शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। चलिए देखते हैं इसी क्रम में 19वां प्रश्न। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। तो हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु तांबा राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त करते थे। खेतड़ी जो है ये राजस्थान में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु सोना कहाँ से प्राप्त करते थे। तो हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु सोना दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे, और वहाँ पर अभियान चला करके लोगों को भेजते थे और वहाँ से सोना ले आते थे। तो दक्षिण भारत से सोना को प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में किस देश में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में किस देश में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में हड़प्पा जो है वो मांटगोमरी जिला में है। हड़प्पा मांटगोमरी जिला में है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की खोज किसने की। इससे संबंधित बातें मैंने आपको पहले भी बताया था। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में की। दयाराम साहनी ने। और अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की। ध्यान रहे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जब दोनों की खुदाई हुई, उस समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे वो सर जॉन मार्शल थे। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 24। सिंधवासियों का मुख्य भोजन क्या था। सिंधवासियों का मुख्य भोजन, जैसे हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य व्यापार था वो कृषि था, और कृषि पर ज़्यादातर लोग आश्रित थे। उनका मुख्य भोजन गेहूं और जौ था। हालांकि हड़प्पा सभ्यता से हमें कुल 9 प्रकार के जो है अनाज का ज्ञान हमको मिलता है, और लेकिन उसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। बाकी फसलें चावल, तरबूज, खजूर, मटर, राई, तिल आदि थे। लेकिन सिंधवासियों का मुख्य भोजन गेहूं और जौ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। मोहनजोदड़ो से हमें विशाल अन्नागार मिला। तो मोहनजोदड़ो का जो विशाल अन्नागार मिला, यही जो है हड़प्पा सभ्यता यानी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी।
अन्नागार, विशाल अन्नागार जो मिला वही मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क कितनी मीटर चौड़ी थी? तो मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 9.5 मीटर 9.5 मीटर चौड़ी थी, 9.5 मीटर चौड़ी थी। कहीं कहीं पर आपको 10 मीटर भी मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1827 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28, भारत में हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल आपको गुजरात में मिले हैं। गुजरात में, जहाँ पर आपको लोथल, सुरकोटदा और आपको लोथल भी मिला है, सुरकोटदा भी मिला है वहाँ पर। इस साथ साथ धौलावीरा जो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, वो भी वहीं से मिला हुआ है। अगला प्रश्न है कि खेतों के जोतने का संकेत कहाँ से मिला है? तो खेतों को जोतने का संकेत हमको राजस्थान में कालीबंगा से मिला हुआ है। तो कालीबंगा राजस्थान से हमको मिला हुआ, कालीबंगा से, कालीबंगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। व्यापार आदि भले करते थे, लेकिन उनका मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। और कृषि में बहुत सारे, मैंने पहले बताया था, 9 प्रकार के वो अनाज उत्पादित थे। गेहूँ, जौ, चावल, तरबूज, खजूर, मटर, राई, तिल आदि जो है वो उगाते थे, जिसमें से गेहूँ और जौ प्रमुख था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के मुख्य साधन क्या थे? तो हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के मुख्य साधन नहर और कुआं था सिंचाई का मुख्य साधन। प्रश्न नंबर 32, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां कितने भागों में विभाजित थी? उनके नाम लिखिए। हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां थी वो आपको, इसके पहले भी मैंने बताया था आपको, 2 भागों में विभाजित थी, 2 भागों में विभाजित थी। हड़प्पा, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33, हड़प्पावासी सर्वाधिक पूजा किसकी करते थे? हड़प्पावासी सर्वाधिक पूजा किसकी करते थे? हड़प्पावासी सर्वाधिक पूजा मातृदेवी की करते थे। सर्वाधिक पूजा मातृदेवी की करते थे। हालांकि वहाँ पर बहुत सारे और भी अन्य ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिससे पता चलता है कि वे वृक्ष की पूजा करते थे, पशु की पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे और पुरुष देवता यानी पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के एजुकेशन के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें, तो इसके लिए आप कटसारी एजुकेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें। रोज से एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष जो कि ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है मिला हुआ है, जिसे कि मार्शल ने इसे आद्य शिव कहा है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 33 का उत्तर हो गया, मातृदेवी की पूजा करते थे। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं। अब इसके बाद कुछ लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं जो कि मैंने इस वीडियो में शामिल किया है कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। आपको बताना है कि मनके बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ जो है प्रयोग में लाए जाते थे। ये आपके कक्षा 12 इतिहास के जो पहला पाठ है उसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हैं और कुछ अलग से भी प्रश्न हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए कार्नियल जो सुंदर लाल रंग का होता था, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सिलखड़ी जो मुलायम पत्थर होता था, तांबा, कांसा, सोना जैसी धातुएं भी, और शंख, फ्रेंस और पक्की मिट्टी, इन सब चीज़ों से मनके बनाए जाते थे। और ये मनके जो जिस प्रकार से जो जितना संपन्न होता था उसी प्रकार से मामूल धातुएं या सामान या पक्की मिट्टी के भी बने हुए, अगर कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, तो पक्की मिट्टी के बने हुए वह मनके पहनता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35, हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल कहाँ से प्राप्त करते थे? तो हड़प्पावासी जो माल प्राप्त करते थे नागेश्वर और बालाकोट
जहाँ की संख्या बहुत ही आसानी से मिल जाते थे, इसलिए वहाँ पर उन्होंने बस्तियाँ स्थापित कर दी थी। वहाँ से वो शिल्प उत्पादन हेतु अपना माल यानी अपना सामान प्राप्त करते थे। इसी प्रकार से राजस्थान के खेतड़ी से तांबा और दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे वो, और शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 कि अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में हमारी जानकारी कम क्यों है। इसमें आपको अपने तर्क बताने हैं। तो इसलिए हमें इस सभ्यता की जानकारी कम मिल पाती है क्योंकि इस सभ्यता की जो लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ये अपठनीय है, अभी तक किसी भी व्यक्ति ने इस लिपि को पढ़ा नहीं है। जब लिपि को नहीं पढ़ा है तो वहाँ पर क्या लिखा गया है इस किसी की भी समझ में नहीं आया। इसलिए हम नहीं बहुत अच्छी तरीके से हमारे पुरातत्वविद या हमारे जो इतिहासकार हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से इस सभ्यता के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं दे पाए हैं। केवल पुरातत्वविद द्वारा जो पुरातात्विक अवशेष है उनका अध्ययन करने के बाद अनुमान के आधार पर ही सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, उसकी सभ्यता के बारे में, उसके समय के बारे में, उसके विकास के बारे में जो कुछ उन्होंने अनुमान लगाया है वही जानकारी हमको प्राप्त हुई है। और लिपि का न पढ़ा जाना इस सभ्यता के लिए जो है, इस सभ्यता की जानकारी नहीं लोगों को उतनी उपलब्ध हो पाई है जितनी की जानकारी उपलब्ध हो पाती यदि हम उस लिपि को पढ़ पाते। अगला प्रश्न है सावधान हड़प्पा सभ्यता में व्याप्त सामाजिक विषमताओं को समझने का एक बेहतर स्रोत है, व्याख्या करें। जो मरने के बाद लोग सावधान करते थे और किस प्रकार से वो शव को जमीन में ज़्यादा करके जमीन में गाड़ करके शव को दफना दिया जाता था, और जो दफनाया जाता था उसकी प्रक्रिया एक दूसरे से अलग अलग होती थी, एक प्रकार के ही नहीं होती थी। कौन किस प्रकार से बहुत संपन्न व्यक्ति हैं तो उनके शव को अलग तरीके से दफनाया जाता था क्योंकि उनके शव के साथ बहुत सारे कीमती सामान रख दिए जाते थे। लेकिन अगर कोई सामान्य व्यक्ति है तो उनके शव के साथ सामान्य चीज़ें मिलती थी, और कुछ कब्रों में मृदभांड व आभूषण भी मिले हैं। और यह इससे यह पता चलता है कि मृत्यु के बाद उनका उपयोग कर सकते थे, ऐसा लोगों का मानना था। तो पुरुष और स्त्री दोनों के सावधान में आभूषण मिले हैं, लेकिन अनुमान यही लगाया जाता है कि लोग इन शवों के साथ सामान्य चीज़ें ही रखते थे, कीमती वस्तुएं नहीं रखते थे। चलिए हड़प्पाई जल निस्सारण प्रबंध के बारे में आपको एक लेख लिखना है। अगला प्रश्न है तो हड़प्पा के जो जल निस्सारण प्रबंध है, जल निकासी व्यवस्था बहुत ही उत्तम दर्जे की थी, क्योंकि घर की नालियाँ गली की नालियों से मिलती थी, गली की नालियाँ फिर जा करके जो पक्की ईंटों से बनी हुई मुख्य नालियाँ होती थी उनमें जाकर मिल जाती थी। और जो नालियाँ हैं मुख्य नालियाँ ये सड़क के दोनों ओर बनी हुई होती थी, जो कि पक्की और बड़ी नालियाँ होती थी, और यह जा करके आगे इसी से पानी निकलता था। अगर बरसात हो रहा है तो बरसात का पानी भी इसी से निकलता था। तो ये कह सकते हैं कि हड़प्पा की जल निष्कारण व्यवस्था है, जल निकालने की व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी थी। अगला प्रश्न है कि हम कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक उत्तम दर्जे की नगरीय सभ्यता थी। जो हमें खुदाई में जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उन अवशेषों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि हमें एक सुनियोजित नगर मिला जो कि बहुत घनी आबादी थे, लेकिन फिर भी नगर बहुत ही सुनियोजित था। सड़कें सीधी थीं, चौड़ी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। जो घर बने ज़्यादातर घर हमें पक्की लाल ईंटों के बने हुए मिले, और एक से अधिक मंजिल के भी मिले। प्रत्येक घर में कुआं व स्नानागार भी मिले। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। तो अगर ये सब व्यवस्थाएं हैं, इसके अलावा हमें हड़प्पा नगर में सार्वजनिक भवन भी देखने को मिला, लोथल में बंदरगाह यानी डॉकयार्ड मिला, और इससे पता चलता है कि यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता थी। अब आज का अंतिम प्रश्न कि हड़प्पाई लोगों को कृषि प्रौद्योगिकी पर एक आपको निबंध लिखना है, एक छोटा सा लेख लिखना है कि हड़प्पा के लोग कैसे जो है उनकी कृषि व्यवस्था कैसी थी। तो हड़प्पा लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, क्योंकि जो खुदाई में हमको बहुत सारे अनाज के दाने मिले हैं उनसे यह पता चलता है कि हड़प्पा लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। हमें कहीं कहीं पर जो है वृषभ का चित्र यानी बैल का भी चित्र मिला है, हमें मिट्टी के हल भी मिले हैं, हमें कुदाल भी मिला हुआ है, तथा फसल काटने के लिए लकड़ी के हत्थों पर पत्थर या धातु के फलक भी मिले हुए हैं। इससे पता चलता है कि जो है कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय था, और खेती करने के लिए कुआं और नहरों
का प्रयोग करके सिंचाई भी करते थे। अफगानिस्तान में नहरों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं और प्रायः सभी स्थानों पर कुएं मिले हैं। धौलावीरा में एक जलाशय मिला है और संभवतः सिंचाई हेतु इसमें जल संचय किया जाता होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। आज के लिए बस इतना ही। आज पहला पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपको दूसरे पार्ट से